हेलो स्टूडेंट्स। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 12th अकाउंटेंसी के अंदर पार्ट बी करवा रहा हूँ, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 3 करवा रहा हूँ, जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो के अंदर मैं आपको टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशो करवा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशो के अंदर भी मैं आपको सोलवेंसी रेशो करा रहा हूँ। सोलवेंसी रेशियो के भी 5 टाइप होती है। उसके अंदर मैं आपको फर्स्ट टाइप करवा रहा हूँ, जिसका नाम है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इसके अंदर मैं आपको काफी क्वेश्चन करवा चुका हूँ। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 48 करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेंगे। चलिए रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज 2, स्टेट गिविंग रीजन वेदर दिस रेशियो विल इंक्रीज, डिक्रीज और विल हैव नो चेंज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। आपको रेशो दे दी जाती है और आपको नीचे एक ट्रांजैक्शन दी जाएगी या आपको नीचे एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि इस ट्रांजैक्शन के बाद बताइए कि ऊपर दी गई अकाउंटिंग रेशो पर क्या फर्क पड़ेगा। वो बढ़ेगी, घटेगी या जैसी थी वैसी ही रहेगी। मतलब रेशो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या सेम होगी। इसके अंदर पार्ट फर्स्ट देख लेते हैं। सेल ऑफ लैंड, बुक वैल्यू 4 लाख, 4 रुपीज 5 लाख। इस तरह के क्वेश्चन के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ बच्चों से इस तरह के क्वेश्चन नहीं होते। वो पूरी अकाउंटिंग रेशो कर लेते हैं, लेकिन जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो नहीं कर पाते। रीजन, वो एक तो क्वेश्चन को ढंग से रीड नहीं करते, प्लस उनको सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के पजल्ड क्वेश्चन उन्हें नहीं आते। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है। अभी मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूं, अगर आप उस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो आपसे 100% ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देख लेते हैं वो तरीका क्या है। सबसे पहले तो अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन आप कभी भी कर रहे हैं, क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से रीड करिए कि उसमें क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। फिर उसके बाद देखिए कौन सी अकाउंटिंग रेशियो की बात करी गई है। उस अकाउंटिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से अकाउंटिंग वेरिएबल यूज हुए हैं। फिर जो अकाउंटिंग वेरिएबल यूज हुआ है उसके भी आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया था डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया। अब देखो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा डेब्ट अपॉन में इक्विटी। डेब्ट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेब्ट, इसको शॉर्ट में एलटीडी बोलते हैं। अपॉन में शेयर होल्डर फंड, इक्विटी का मतलब क्या है बेटा? शेयर होल्डर फंड, शॉर्ट में बोलते हैं SHF। तो मुझे जो गिवन था, यहां से मैंने फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लोर करा है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो कहता है 2, तो इसको 2 अपॉन में 1 लिख सकता हूं। ये लॉन्ग टर्म डेब्ट है, ये शॉर्ट टर्म डेब्ट है। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आपको हमेशा जो भी ये अकाउंटिंग वेरिएबल दिए जाएंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू माननी है और वो वैल्यू इस तरीके से माननी है जब हम उनको सोल्व करें तो हमारा यही रेशियो आए। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर क्या करा, लेट कर लिया। हमारी लॉन्ग टर्म डेब्ट है 20 लाख, शेयर होल्डर फंड है 10 लाख। जब मैंने इन दोनों को फॉर्मूले में पुट करा तो मेरा रेशो आया 2:1। इसका मतलब ये हुआ, जो ये मैंने दोनों वैल्यू मानी है, ये दोनों वैल्यू मैंने सही मानी है। यहां पर मैंने क्रॉस चेक करा है। अब आपके मन में आ रहा होगा, भैया पेपर में हम ये सब काम फेयर में करेंगे? हाँ जी, फेयर में करेंगे। कम से कम 3 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है जी, आपको ये काम जरूर करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि मैंने लॉन्ग टर्म डेप्ट मान ली 20 लाख, शेयर होल्डर फंड मान लिए 10 लाख। तो हमारा जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है वो होता है एलटीडी अपॉन में SHF। अब देखो, अब आपको शेयर होल्डर फंड के सारे फॉर्मूले आने चाहिए, आपके दिमाग में घूमने चाहिए, तभी आप ये वाला क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो, शेयर होल्डर फंड का एक फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है कि इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस वाली ट्रांजेक्शन आएंगी। शेयर कैपिटल का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर फंड का एक और फॉर्मूला होता है, अगर हम टोटल एसेट में से टोटल डेप्ट को माइनस कर देंगे तो हमारी शेयर होल्डर फंड आ जाएगी। टोटल एसेट्स का मतलब होता है बेटा फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस में करंट एसेट। टोटल डेप्ट का मतलब होता है बेटा लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस में शॉर्ट टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का मतलब है बेटा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जैसे कि डिवेंचर्स हो गए, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, अब हमें जो इसके अंदर पहली ट्रांजेक्शन दी गई है वो दी गई है सेल ऑफ लैंड फॉर रुपीज 5 लाख। हमने क्या करा,
एक लैंड बेच दी 5 लाख रुपए की, जबकि वो लैंड थी कितने की, 4 लाख रुपए की। लैंड थी 4 की, हमने बेच दी 5 की, तो हमें क्या हुआ बेटा, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब हमें ये बात अच्छे से पता है कि प्रॉफिट इज ए पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। प्रॉफिट क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। जब हमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो हमारा प्रॉफिट 1 लाख से बढ़ जाएगा। अगर हमारा प्रॉफिट 1 लाख से बढ़ा तो इनडायरेक्टली हमारे रिजर्व एंड सरप्लस भी 1 लाख से बढ़ गए। जब हमारे रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख से बढ़े तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हमारा जो शेयर होल्डर फंड है वो भी 1 लाख से बढ़ जाएगा। तो हमने बढ़ा दिया हमारी लॉन्ग टर्म डेप्ट, जो हमने लेट कर रखी थी 20 लाख, वो ये रही। शेयर होल्डर फंड हमने लेट कर रखा था 10 लाख, अब 1 लाख से ये बढ़ गया तो वो कितना हो गया बेटा, 11 लाख। तो अब हम नया डेप्ट टू इक्विटी रेशियो निकालेंगे। एलटीडी ऊपर लिखेंगे, लॉन्ग टर्म डेप्ट जो कि 20 लाख है, शेयर होल्डर फंड नए वाला कितना है बेटा, 11 लाख। यहाँ पर मैंने क्या करा, 5 जीरो से 5 जीरो को काट दिया, ये आ गया 20/11। जब मैंने इसको सोल्व करा तो मेरा आया 1.81:1। तो मैंने देखा मेरी पहले रेशो थी 2, अब मेरी रेशो आई 1.81। तो इस केस के अंदर हमारी रेशो क्या हुई है बेटा, डिक्रीज हुई है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में तुक्के नहीं मारने, ऐसे ही नहीं मुंह जुबानी कर लिया, नहीं, आपको सोल्व करके देखना है। जब आप सोल्व करेंगे तभी आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि रेशो इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है या सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो इस केस के अंदर क्या हुआ है बेटा, उस रेशो डिक्रीज हुई है। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। अगर समझ आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी के अंदर नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या है। पार्ट नंबर बी आइए, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹10 लाख। देखिए क्वेश्चन को रीड करना और उसको अंडरस्टैंड करना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो क्वेश्चन रीड करना आता है ना ही क्वेश्चन ऑब्जर्व करना आता है। इस तरह के बच्चों से तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। डिमोटिवेट नहीं कर रहा मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना सीखिए, उसको ढंग से रीड करिए, उसको ढंग से अंडरस्टैंड करिए, उसको ढंग से ऑब्जर्व करिए, फिर देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अब इस लाइन को मैक्सिमम बच्चे ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन मैं बताता हूँ कि कंपनी को क्या है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है 10 लाख की। उसने क्या करा, 10 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू कर दिए। क्या कर दिए, 10 लाख के इक्विटी शेयर इशू कर दिए। तो इस केस के अंदर क्या हुआ है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर 10 लाख के। जब हम इक्विटी शेयर को इशू करेंगे तो उससे होगा क्या, जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 10 लाख से बढ़ जाएगी। जैसी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख से बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली हमारा शेयर होल्डर फंड क्या है, 10 लाख से बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा भैया, यहां देखियो, शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। जब 10 लाख से इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी तो शेयर होल्डर फंड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा भैया। तो हमारी जो लॉन्ग टर्म डेप्ट हमने मान रखी है 20 लाख, वो ऐसे ही है। अब जो हमारा न्यू शेयर होल्डर फंड है वो 10 लाख से बढ़ के आएगा। पहले हमने मान रखा है 10 लाख, वो ये रहे। अब जो इंक्रीज हुआ है 10 लाख से, वो ये रहे। अब हमारा जो न्यू शेयर होल्डर फंड है, जो नया शेयर होल्डर फंड है, वो आ गया 20 लाख का। तो अब हम न्यू रेशो निकालते हैं, न्यू डेप्ट इक्विटी रेशो निकालते हैं, क्या आता है, तो एलटीडी अपॉन में एसएचएफ। तो हमने देखा हमारी लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या है, 20 लाख, हमारी शेयर होल्डर फंड भी क्या है, 20 लाख। तो ये 20 लाख आपस में कट गए, तो ये आ गया 1/1। तो हमारी जो नई रेशो आई है वो आई है 1:1, और हमारी पुरानी रेशो थी बेटा 2:1। तो हमारी रेशो क्या हुई है इस केस के अंदर, डिक्रीज हुई है। पहले थी 2:1, अब है 1:1। तो हमारी जो न्यू डेट टू इक्विटी रेशो है वो क्या हुई है, डिक्रीज। तो लास्ट में आपको ये जरूर लिखना है, देयरफॉर इन दैट केस डेट टू इक्विटी रेशो विल डिक्रीज। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको ये जरूर समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। इसी क्वेश्चन के अंदर थर्ड पार्ट है, पढ़ लेते हैं। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर रिडम्पशन ऑफ 13% डिवेंचर वर्थ ₹10 लाख। सेम टू सेम पिछले वाले की तरह ही है। इसके अंदर क्या हुआ है, उन्होंने प्रेफरेंस शेयर इशू करे 10 लाख रुपए के। किस लिए करें, क्योंकि उन्होंने 13% डिवेंचर की पेमेंट करनी है। बेटा रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, या हमने किसी की पेमेंट करनी है। तो उन्होंने क्या करा, 13% डिवेंचर की पेमेंट करनी है, उसके लिए उन्होंने शेयर इशू करे हैं। तो उन्होंने जो इशू ऑफ शेयर करे हैं बेटा वो 10 लाख के करे हैं। इससे होगा क्या, हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी
10 लाख से। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी तो शेयर होल्डर फंड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा शेयर होल्डर फंड है वो 10 लाख से बढ़ जाएगा। तो पहले हमारा शेयर होल्डर फंड था 10 लाख, अब 10 लाख से और बढ़ जाएगा, तो हमारा शेयर होल्डर फंड कितना हो जाएगा, 20 लाख का हो जाएगा। इसके अंदर एक और कहानी हुई है, रिडम्पशन ऑफ 13% डिबेंचर। रिडम्पशन का मतलब क्या होगा, रीपेमेंट। तो 13% डिबेंचर क्या होते हैं बेटा, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग होती है इनको, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेप्ट बोलते हैं। तो इससे होगा क्या, 10 लाख की हमने रिडम्पशन करी है, हमारे जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है वो 10 लाख से कम हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब हो गया बेटा कर्जा है हमारे ऊपर, तो हमने 10 लाख का कर्जा उतार दिया तो 10 लाख क्या हो गए, कम हो गए। तो हमारी लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या है, 10 लाख से कम होगी। तो हमारा जो न्यू लॉन्ग टर्म डेप्ट पहले था 20 लाख का, 10 लाख का हमने कर्जा उतार दिया, अब कितने बच गए, सिर्फ 10 लाख। तो न्यू एलटीडी आ गया 20 लाख माइनस 10 लाख, 10 लाख आ गया। न्यू शेयर होल्डर फंड हमारा 20 लाख आ गया, क्यों, 10 लाख पहले के थे और 10 लाख के यहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करें 20 लाख का। अब हम न्यू डेप्ट टू इक्विटी रेशियो निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एलटीडी अपॉन में एसएचएफ। लेकिन यहाँ पर हम क्या लेंगे, न्यू लॉन्ग टर्म डेप्ट और न्यू शेयर होल्डर फंड। तो न्यू लॉन्ग टर्म डेप्ट कितने हैं बेटा, 10 लाख, न्यू शेयर होल्डर फंड कितने बेटा, 20 लाख। यहाँ पर हमने क्या करा बेटा, इन 6 जीरो से 6 जीरो को काट दिया, ये आ गया 1/2। जब मैंने 1/2 को सोल्व करा तो ये आ गया 0.5:1। तो हमने देखा पहले हमारी रेशो थी 2:1, अब हमारी रेशो है 0.5:1। तो ये रेशो तो बहुत ज्यादा कम होगी। तो इस ट्रांजेक्शन के बाद क्या हुआ, जो हमारी डेब्ट टू इक्विटी रेशो है वो क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखना, समझ आ जाएगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।